नमस्कार दोस्तों, इस लास्ट में आपका फिर से स्वागत है। मैं एडवोकेट दीपक। आज आपको बताऊंगा कि एक रेंट एग्रीमेंट में जो टर्म कंडीशन होती हैं वो क्या होती हैं और एक रेंट एग्रीमेंट क्यों ज़रूरी होता है। दोस्तों, एक रेंट एग्रीमेंट, एक किरायानामा जो है वो एक मालिक और किराएदार दोनों के लिए ज़रूरी है और ये दोनों के लिए फ़ायदेमंद है। रेंट एग्रीमेंट में जो टर्म कंडीशन सेटल करते हैं किराएदार और मालिक, वो लिख ली जाती हैं और उनके आधार पर ही रेंट एग्रीमेंट बनाया जाता है। कल को कोई किराएदार 12 साल के बाद मालिक बनने की कोशिश ना करे, एडवर्स पोजीशन क्लेम ना करे, इसके लिए रेंट एग्रीमेंट बहुत ज़रूरी है। कोई अगर किराए को लेकर डिस्प्यूट हो जाता है कुछ साल के बाद, या कोई और टर्म कंडीशन की अगर कोई ब्रीच हो जाती है, तो रेंट एग्रीमेंट बहुत बेनिफिशियल है। इसी प्रकार कल को अगर मालिक किराया ज़्यादा मांगने लग जाए या किसी और कंडीशन के बेस पे खाली करवाने लग जाए, तो रेंट एग्रीमेंट किराएदार को भी जो बहुत बेनिफिशियल होता है। दोस्तों, रेंट एग्रीमेंट जो है वो एक सांझी टर्म कंडीशन है जो एक किराए पे प्रॉपर्टी देते हुए मालिक और जो एक किराएदार है उन दोनों के बीच में सेटल होती हैं। उनमें से कुछ मैंने नोट डाउन करी हैं जो बहुत ज़रूरी है किसी भी किराएनामे में लिखने के लिए। तो दोस्तों, उसमें सबसे पहली जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है प्रॉपर्टी की कंप्लीट डिटेल। जी हाँ दोस्तों, अगर प्रॉपर्टी कोई दुकान है तो उसकी क्या डायमेंशन है, अगर कोई वो कोई एससीओ है या कुछ और ऐसा है जिसका प्लॉट नंबर या कोई प्रॉपर्टी नंबर या कोई शॉप नंबर है, वो उसके अंदर लिखना जो है वो बहुत ज़रूरी है। उसकी जो आस पड़ोस में, उसके ईस्ट में, वेस्ट में, राइट में, लेफ्ट में वो क्या है प्रॉपर्टी, वो लिखना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि कल को अगर आप जो इविक्शन पिटीशन है उनमें या कोई रेंट पिटीशन है उनमें अगर जाते हैं तो उसमें जो है प्रॉपर्टी की डायमेंशन लिखना कंपलसरी है रेंट एक्ट में। तो दोस्तों, उसके बाद रेंट पर किसने प्रॉपर्टी ली है, कौन किराएदार बनने जा रहा है, उसका बहुत ज़रूरी है नाम, फादर नेम, उसका एड्रेस। आजकल जो है आधार कार्ड प्रचलन में है तो आधार कार्ड नंबर भी उसका लिखा जा सकता है। इसी प्रकार किराए पे देने वाले का नाम, वो कोई संस्था भी हो सकती है, वो कोई फर्म भी हो सकती है, कोई प्राइवेट पर्सन हो सकता है, उसका भी नाम, फादर नेम और उसकी कंप्लीट डिटेल, ताकि ये पता चल जाए कि भाई किराए पे किसने प्रॉपर्टी दी है। कई बार मालिक को लेके भी डिस्प्यूट हो जाता है कि भाई मान लीजिए 10 साल, 15 साल, 20 साल जो है वो किरायानामा रहता है या कह लीजिए टेनेंसी बनी रहती है। उसके बाद कोई संस्था के नाम पे अगर कोई डिस्प्यूट हो जाता है या कोई संस्था में मेंबर्स का लेके डिस्प्यूट हो जाता है, तो आपके पास एक लिखत रहती है कि भाई हम एक पक्के कागज़ के तौर पे इस प्रॉपर्टी में किराए पर बैठे हैं। उसके बाद दोस्तों, जो सबसे मेन चीज़ है, अब किराए पर प्रॉपर्टी ले ली, मालिक और किराएदार का पता हमें चल गया, तो किराया कितना सेटल हुआ। किराया जो है वो बहुत ज़रूरी है लिखना कि भाई वो माहवार है कि भाई हर महीने देना है या वो 6 महीने में देना है या सालाना देना है। तो वो किराया जो है, वो किराए की जो टर्म कंडीशन है वो इसके अंदर लिखनी बहुत ज़रूरी है, ताकि कल को किराए को लेके कोई डिस्प्यूट ना हो। और कई बार क्या होता है, जनरली जो ओनर होते हैं, जो मालिक होते हैं प्रॉपर्टी के, वो किराया ज़्यादा लिखवा लेते हैं। उसका भी कारण होता है। उसका कारण ये होता है कि इन केस कल को किराएदार जो है वो प्रॉपर्टी खाली ना करे, तो जो अगर किराए की लिखत नहीं है तो वो उस एविक्शन पिटीशन डाल देते हैं, खाली का मुकदमा डाल देते हैं, ये कह के कि 3 साल तक इन्होंने हमें किराया नहीं दिया। तो 3 साल का किराया अगर ज़्यादा हो जाता है तो एक किराएदार के लिए वो बर्डन हो जाता है और वो दुकान खाली कर देता है। उसके बाद दोस्तों, ड्यूरेशन बहुत ज़रूरी है। ड्यूरेशन जनरली जो रेंट एग्रीमेंट है वो 11 महीने के बनते हैं। उसका कारण ये है कि रजिस्ट्रेशन एक्ट में अगर 12 महीने से ज़्यादा, 1 साल से ज़्यादा का कोई भी किरायानामा है, उसका रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है। और कोई भी डॉक्यूमेंट जिसमें कानून में कहा गया है कि इसका रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है और उसका रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया जाता प्रॉपर स्टाम्प के साथ, तो वो एविडेंस में एडमिसिबल नहीं होता। इसके बाद दोस्तों, जो ग्राउंड्स हैं हम उन पे आ जाते हैं कि भाई और क्या क्या चीज़ें जो है वो रेंट एग्रीमेंट में लिखी जाती हैं। जैसे कि सबलेटिंग। सबलेटिंग का मतलब है आगे किराए पर देना। मालिक बाहर रहता है, किसी ने किराए पर ले ली प्रॉपर्टी, आगे किसी को मालिक की कंसेंट के बिना वो प्रॉपर्टी किराए पर नहीं दी जाएगी, ऐसा टर्म कंडीशन में लिखा जा सकता है। क्योंकि अगर सबलेटिंग उसने कर दी तो वो तो बीच में बस जो प्रॉफिट होगा, जो रेंट का डिफरेंस है, वो उसको यूज़ करेगा और आगे किसी को भी प्रॉपर्टी वो सबलेट कर देगा। उसके बाद दोस्तों, सबलेटिंग के बाद हो सकता है मॉडिफिकेशन, कि भाई आप जो है मालिक
होने के तौर पर ये टर्म कंडीशन रख सकते हो कि जो जिस किराएदार को हम प्रॉपर्टी दे रहे हैं, शॉप दे रहे हैं, वो हमारी परमिशन के बिना कोई भी मॉडिफिकेशन उसमें नहीं करेगा, तोड़फोड़ नहीं करेगा। अगर वो ऐसा करता है, उस स्ट्रक्चर को चेंज करता है, तो हम इविक्शन पिटीशन उस ग्राउंड पे डाल सकते हैं, उसका खाली का मुकदमा डाल सकते हैं। उसके बाद दोस्तों कई बार जो डिस्प्यूट होता है मालिक और किराएदार के बीच में, वो होता है टैक्स को लेके। जो हाउस टैक्स या मान लीजिए कमर्शियल कोई भी टैक्स है, म्यूनसिपल टैक्स है, ठीक है जी, उनको लेकर डिस्प्यूट रहता है, तो वो उसका लिखा होना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद आते हैं बिल्स, वाटर बिल्स, इलेक्ट्रिसिटी बिल्स। तो ये बिल्स कौन पे करेगा? तो ये भी क्लियरली मेंशन होना चाहिए एग्रीमेंट में कि ये बिल कौन पे करेगा, ताकि उन बिल को लेके अगर कल को कोई डिस्प्यूट होता है, बात कोर्ट में जाती है, तो वो एक सबूत के तौर पे आप दिखा सकें। उसके बाद दोस्तों हम अल्ट्रेशन के बाद जो सिक्योरिटी डिपॉजिट पे आ जाते हैं। कई बार क्या होता है, जो लैंडलॉर्ड है उनको डर रहता है कि भाई जो टेनेंट है वो बिना बताए, बिना किराया दे जो है वो प्रॉपर्टी छोड़ के भाग जाएंगे, तो इसलिए मालिक उसमें एडवांस की कोई सिक्योरिटी के तौर पे अमाउंट जो उसमें लिखवा सकते हैं। उसका पर्पज़ ये होता है कि भाई बिना नोटिस के अगर टेनेंट जाता है तो वो एडवांस में 2 महीने, 1 महीना, 4 महीने का किराया ले लेते हैं। और अगर वो लिखत नहीं करते हैं और कल को मालिक मना कर जाए कि भाई हमने तो कोई एडवांस लिया ही नहीं, हमने तो कोई सिक्योरिटी ली ही नहीं, तो वो किराएदार के लिए एक हार्डशिप हो जाएगी, किराएदार को समस्या हो जाएगी। तो इसलिए जब भी रेंट एग्रीमेंट लिखें और ऐसी कोई सिक्योरिटी अगर पहले जमा कराई है तो उसका मेंशन उसमें लिख दिया जाए। उसके बाद जो किराया है आपने सेटल कर लिया किराए के बाद अब आपको डेट फिक्स कर लेनी चाहिए कि भाई किराया जो है हर महीने 10 तारीख तक जो है वो जमा करवा दिया जाए। और अगर 10 तारीख को नहीं देते हैं तो उसके बाद उनके ऊपर इतनी पेनल्टी लग जाए। ये कंडीशन इसलिए ठीक रहती है कि भाई ऐसे में किराएदार के ऊपर ये बर्डन रहता है कि हमें इस डेट जो फिक्स है उसको ही किराया देना है। उसके बाद दोस्तों जो मेंटेनेंस रहेगी कि भाई आप इस किराए के मकान को जो या दुकान को उसको मेंटेन कौन करेगा, उसका पर्पज़ ये रहता है कि भाई जब मेंटेनेंस की बात आती है तो अब कोई मान लीजिए कोई 10 साल या 15 साल से कोई टेनेंसी चल रही है, तो उसकी मेंटेनेंस, उसकी रिपेयरिंग, उसकी जो कलर है वो जो है वो कई बार क्या है तो मालिक कहता है कि भाई मैं करवाऊँगा। उसके बाद कई बार क्या होता है कि मालिक कहता है कि भाई तू यूज़ कर रहा है तो इसको मेंटेन भी तू कर ले। तो उसमें जो सहमति बनती है वो उसमें ज़रूर लिखनी चाहिए, ताकि कल को डिस्प्यूट ना हो कि भाई तूने पहले तो कहा था, 5 साल पहले कहा था कि भाई इसको तो तू मेंटेन करेगा, अब नहीं कर रहा है, या उसको लेके कोई झगड़ा उनके बीच में हो। उसके बाद जो नोटिस पीरियड है वो भी लिखना चाहिए कि भाई सिक्योरिटी डिपॉजिट करा ली। सिक्योरिटी डिपॉजिट के बाद अब क्या है कि भाई मान लीजिए वो चला भी जाए, लेकिन अगर उसमें एक नोटिस पीरियड लिख लिया जाए तो वो बेटर रहता है। उसमें ऐसा लिखा जा सकता है कि भाई अगर मालिक को प्रॉपर्टी खाली करवानी है तो वह एडवांस में 2 महीने 4 महीने का जो है नोटिस देगा। उसका पर्पज़ ये है कि भाई किराएदार को अपनी चलती हुई दुकान को छोड़ के जाने में, नई दुकान ढूंढने में जो दिक्कत आएगी उस दौरान उसका काम बंद ना हो। और मालिक के लिए भी यही ज़रूरी है कि भाई वो जो किराएदार है वो जब प्रॉपर्टी को छोड़ेगा तो वो मालिक को 2 महीने का नोटिस देगा कि भाई मैं छोड़ के जाने वाला हूँ। उसका पर्पज़ ये है कि भाई मालिक अपने लिए कोई नया किराएदार तब तक ढूंढ ले, एडवर्टाइज कर ले, या टू लेट का कोई नोटिस कहीं निकाल दे। तो दोस्तों ये सब जो कंडीशंस हैं वो एक रेंट नोट में लिखी होंगी, तो वो रेंट नोट अपने आप में एक मजबूत रहेगा और वो मजबूत डॉक्यूमेंट किसी भी रेंट पिटीशन में काम आएगा और एक मालिक या किराएदार दोनों के लिए वो एक फ़ायदेमंद चीज़ रहेगी। उसके बाद इस रेंट नोट के ऊपर जो है विटनेस आप बना सकते हैं किसी को भी। किराएदार अपने हक का एक आदमी लेके आ सकता है और मालिक अपने हक का एक आदमी लेके आ सकता है। दोनों अगर विटनेस बनते हैं तो कल को अगर मालिक मना कर दे कि भाई नहीं हमारे बीच में तो ये एग्रीमेंट हुआ ही नहीं, तो उस विटनेस के मार्फत वो एग्रीमेंट साबित हो सकता है। अगर किराएदार किसी बात से मुकर जाता है तो उस विटनेस को एग्जामिन करा के कोर्ट में उस एग्रीमेंट को साबित किया जा सकता है। तो दोस्तों इस प्रकार अगर एक एग्रीमेंट तैयार होता है तो वो अपने आप में एक अच्छा डॉक्यूमेंट होगा। तो इस वीडियो में इतना है दोस्तों। अगर आपको वीडियो में जानकारी सही लगी है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। थैंक यू।